अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। टुडे वी आर टॉकिंग द वेरी इंटरेस्टिंग फिजिक्स चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। आपका चैप्टर नंबर 6 है और इसमें से 7 मार्क्स, यानी जो आपको पिछला मैंने पढ़ाया था चैप्टर वो भी 7 मार्क्स का था, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी 7 मार्क्स का है। डैट मीन दोनों चैप्टर से आपको 14 मार्क्स आपका कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो यहाँ से हम अपने वर्क एनर्जी पावर का स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ से कुछ चीज़ें हम सीखेंगे, जैसे कि हम सीखेंगे अभी डॉट प्रोडक्ट के बारे में सबसे पहले, कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। क्योंकि देखो, मेरे पढ़ाने की आदत है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं उन चीज़ों को पढ़ाता हूँ जो मुझे लगता है कि चैप्टर में आएंगे और आप ऐसे कहोगे अच्छा ये क्या है, अच्छा ये क्या है, ये कहाँ से आया। तो मैं उन चीज़ों को आप ऐसा ना फील हो, होपलेस ना फील हो, इसलिए पहले मैं उन चीज़ों को थोड़ा बता देता हूँ ताकि रास्ता साफ हो जाए आपका। सो आइए हम बात कर लेते हैं डॉट प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली। क्योंकि जब हम डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका सेकंड ऐसा चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ जो 7 मार्क्स का है, और जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया मैंने वो भी आपका 7 मार्क्स का था। टोटल दोनों चैप्टर मिला देंगे आप तो 14 मार्क्स का हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं वेक्टर क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट एक एरो से करते हैं, आप बेटर तरीके से जानते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड हेड, इसको हम लोग हेड कहते हैं, और इस पार्ट को हम लोग टेल कहते हैं। यहाँ तक हमने जाना था। और जितने भी वेक्टर्स होते हैं उसको एक स्पेशल लॉ से ऐड किया जाता है, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में मैंने सब बता दिया था कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में एक वेक्टर होता है, उसके ऊपर ये दूसरा वेक्टर रखते हैं, फिर इसको इस तरह से ऐड करते हैं। तो ये मान लो वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, तो ये हो जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाता है ये, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ लिया था। बट आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के 2 प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हैं तो 12th में तो ऑलरेडी आपका ये टॉपिक डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आप बायो का स्टूडेंट है, यानी कि मैथ से आपको कोई ताल्लुकात नहीं है, फिर भी कैसे आप इसको समझेंगे और कैसे इसको आप बेटर तरीके से सीखेंगे, इस पे ये सोच के मैं इसको बता रहा हूँ आपको। तो आइए हम बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की। देखिए डॉट प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत इजी और सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, बहुत इजी और सिंपल तरीका बताऊंगा। इसको बस केवल आपको समझना है। उससे पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ग्राफ के बारे में कैसा पढ़ा होगा, देखो बहुत ईजी है यार, इसमें डरना नहीं। तुम ग्राफ के बारे में पढ़ा होगा, जैसे ये एक्स होता है तो ये माइनस एक्स होता है। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा मुझे बताओ। ये बाई होता है, ये माइनस बाई होता है। कोई ऐसी कोई वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ जो आपको लगे बहुत हार्ड है। 10 तक आपने पढ़ा होगा, ये जेड होता है तो ये माइनस जेड होता है, ठीक है। अगर आप मैथ से ताल्लुकात नहीं भी रखते फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली जेड कैसा होता है, एक्स बाई इस बोर्ड के प्लेन में हो गया, और जेड ऐसा हो गया, आपकी तरफ जो आ रहा है वो प्लस वाला है और इसके बोर्ड के पीछे जो जाएगा वो माइनस वाला हो गया। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। और कुछ अलग अलग नाम रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं। जैसे एक्स वाले को हम लोग बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं? देखो आई बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैप, आई कैप। क्या बोलते हैं इसको? आई कैप, राइट। जे इसको बोलते हैं, सब स्मॉल लेटर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं जे कैप, और इसको बोलते हैं के कैप, राइट। तो अगर इसको देखो माइनस वाला होगा तो इधर माइनस आई कैप हो जाएगा, इधर माइनस जे कैप हो जाएगा, इधर माइनस के कैप हो जाएगा। सो अब यहाँ पर क्यों मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे सवाल आपके आने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। तो डॉट प्रोडक्ट क्या कहता है? देखिए आई कैप ये भी एक वेक्टर है, देखा जाए। देखो आई कैप ले लो, जे कैप ले लो और के कैप ले लो, ये तीनों ही कहलाते हैं यूनिट वेक्टर। यानी इनकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। यानी मॉड ऑफ आई कैप, मॉड ऑफ जे कैप और मॉड ऑफ के कैप की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, राइट। 1 मतलब इसलिए इसको यूनिट वेक्टर के नाम से हम लोग जानते हैं इसको। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। सो डॉट प्रोडक्ट में कहता है कोई भी वेक्टर आप ले लो, कोई भी, जैसे मान लो ले लिया वेक्टर ए, यहाँ डॉट लगाते हैं, वेक्टर बी, ठीक है। तो इसका जो ब्रेक होके टूटता है वो टूटता है मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर बी
एंड कॉस थीटा, ए और बी के बीच का एंगल होता है कॉस थीटा। अब आप कहोगे सर मॉड मॉड क्या आप बार बार बोल रहे हो, तो मैंने बंधु एक चीज शुरू में ही आपको बेसिक फिजिक्स में ही बताया था कि इसे मान लो ये वेक्टर एफ है, सपोज करते हैं, तो इसके पास अभी दोनों चीजें, इसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास क्या है, डायरेक्शन भी है, दोनों चीज अपने पास रख रहा है। बट वी आर टॉकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, भैया हम डायरेक्शन की बात नहीं करना चाहते, हमें कैलकुलेशन में केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। तो बहुत सिंपल है, अगर केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या लगा दो मॉड, या सिंपली इसको एफ से डिनोट करते हैं। ये दोनों ही चीजें बताती है ओनली मैग्नीट्यूड, फिर ये डायरेक्शन नहीं बताएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? यहां पर जो वेक्टर ए लिखा है ये दोनों चीजें बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी, बी भी बता रहा है डायरेक्शन भी मैग्नीट्यूड भी। बट जैसे ही हमने ये लगा दिया मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो यहाँ पर ये केवल और केवल ये दोनों केवल और केवल मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये कभी भी डायरेक्शन को नहीं करेंगे। लेकिन आप इन दोनों की बात करेंगे तो ये मैग्नीट्यूड तो है ही इनके पास, साथ में इनके पास क्या है, डायरेक्शन है। राइट, आप समझ रहे हो? थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसके बीच में एंगल। एंगल कैसे बनता है? तो टेल टेल के बीच में बनता है, बोला टेल टेल के बीच में बनता है। जैसे मान के चलते हैं, ऐसे समझते हैं, कभी भी हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं बनता, समझना मेरी बात। जैसे मान लो ये वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, तो क्या ये वाला एंगल होगा इसका? नहीं, इसको आगे क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, ये वाला इसका एंगल होगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? ये जो वेक्टर ए है इसको बढ़ा के यहाँ तक कर देंगे और ये वेक्टर बी हो गया आपका। सो दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, कभी भी आप टेल और हेड के बीच में मत ले लेना कि वो एंगल होगा, हमेशा टेल टेल के बीच में एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बारीक बारीक छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए। तो चलिए ये चीजें मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो यानी अब से जहां भी आपको दिखाई देगा ये आप यही चीजें फॉलो करोगे। आइए कुछ जानकारी और ले लेते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आई कैप डॉट आई कैप होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी, आप समझना मेरी बात ध्यान से। अगर जे कैप डॉट जे कैप होगा तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि सेम है, एक ही डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। और के कैप होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। आप ये ध्यान रखना मेरी बात को। और अपोजिट आप ले लोगे, अपोजिट ले लोगे, जैसे कि मान लो अपोजिट हम ले लेते हैं, जैसे करके मान लेते हैं आई कैप और जे कैप ले लेते हैं। अगर जैसे डिफरेंट होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कोई भी ले लो तुम, जे कैप ले लो, के कैप ले लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आई कैप ले लो, के कैप ले लो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जैसे ही आप अपोजिट लेंगे ये 0 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, ये थोड़ा सा आपको समझना है। इसके पीछे रीजन क्या है? तो रीजन यही है कॉस थीटा। क्योंकि जब हम कॉस थीटा की बात करते हैं तो कॉस थीटा के बारे में आप देखो क्या जानते हो कॉस थीटा के बारे में, तो आप देखोगे कि 90 तक, यानी कि आप देखोगे कॉस की वैल्यू कैसे होती डिफाइन। देखो कॉस 0 डिग्री कितना होता है, कॉस 0 डिग्री 1 होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है कॉस 0 डिग्री 1? और ऐसे ही बढ़ते 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 कॉस 90 पे जब आते हैं तो कॉस 90 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये साइन का उल्टा चलता है, ये साइन का उल्टा चलता है ये। उसी तरीके से अगर आप 90 से एबव चले जाएंगे तो देखिए ये तो फिर भी आपका इसके बीच में आप रहेंगे, इसके बीच में रहेंगे आप, फिर भी आपका ये पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जैसे ही आप चले जाएंगे 90 से एबव, 90 से ऊपर आप यदि चले जाएंगे, एबव 90 चले जाएंगे, यानी कि अगर आप थीटा 90 से ज़्यादा ले लेते हैं तो ये जो आपको नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। आप मेरी बात ध्यान समझना, ये कॉस थीटा जो है नेगेटिव वैल्यू देना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ये किस तरीके से काम होगा, कैसे इसको हम करेंगे, किस तरह के सवाल आएंगे, ये थोड़ा सा एक सवाल हम अपना कर लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सवाल लिखता हूँ, अपने मन से ऐसा ही लिखता हूँ, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सपोज करते हैं कोई वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू दे रखी है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ये मान लो दे रखा है, कोई वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है। और लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कोई वेक्टर बी है, क्या है, वेक्टर बी है जिसका दे रखा है मान लो i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, या मान लो प्लस 10k कैप दे रखा है। लेट्स ट्राई, ऐसा मान लेते हैं प्लस 10 k कैप दे रखा है यहाँ पे,
यहाँ पर लगा दो 3 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, जैसा कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन से हम ले रहे हैं यहाँ पे। अब इन दोनों का हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट। क्या चाहिए इन दोनों का? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो आइए कुछ सेकंड में करते हैं, फिर अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि चैप्टर का ही एक हिस्सा है, इसमें वर्क निकालना आता है आपको। तो अगर यहाँ पर आप निकालते हैं a डॉट बी, डैट मीन वॉट, आप क्या कर रहे हैं, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, राइट, ये आप कर रहे हैं यहाँ पे। और डॉट यहाँ पर आप क्या लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 10k कैप। तो आपको यहाँ पर सिंपल क्या करना है बंधु, बहुत सिंपल है, आपको i और i के साथ करना है, j और j के साथ करना है, k और k के साथ करना है। क्योंकि अगर आप इसके अलावा किसी और के साथ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सिंपल हमें ये करना है, ध्यान देना है यहाँ पे। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड में सेट करना पड़ेगा कि अगर इस तरह के सवाल हमारे सामने आते, मैग्नीट्यूड तो हम बाद में निकाल ही लेंगे, लेकिन अगर इनके बीच का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको कैसे डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो केवल आई को लेते हैं। देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 6i कैप। अब देखिए 3j है, 2j है, प्लस माइनस माइनस 6j कैप माइनस और प्लस माइनस 5 और 10 50k कैप। अब देखिएगा मेरी बात ध्यान समझना आप थोड़ा सा, मैं क्या कर रहा हूं आपको कि यहां पर a और b के बीच में कोई भी एंगल नहीं दिया है अभी। तो अभी ये जो a डॉट बी आया ये वेक्टर फॉर्म में आया है। ये किस फॉर्म में है, ये वेक्टर फॉर्म में है। बट यहां पर जो आया है a वेक्टर a डॉट वेक्टर b कॉस थीटा, अगर हमें कुछ इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करना होता तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई। मान लो ऐसे समझते हैं कि अगर ये सवाल, ये तो सिंपली आपने निकालना सीख लिया कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर यहां पर बोलता कि एंगल जो है, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b का अगर एंगल मान लो ये कुछ दे देता, सपोज करते हैं वेक्टर a एंड वेक्टर b का एंगल देता 0 डिग्री, सपोज करते हैं 0 डिग्री एंगल देता है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर a और b के बीच का एंगल 0 डिग्री है। अब जब हम इसको ऐसे करते तो हमें फिर सबसे पहले निकालना पड़ता मॉड ऑफ a और फिर हमें निकालना पड़ता मॉड ऑफ b। मेरी बात समझ रहे हो आप, क्या क्या निकालना पड़ता, मॉड ऑफ a निकालना पड़ता, फिर मॉड ऑफ b निकालना पड़ता। तो मॉड ऑफ a कैसे निकलता, तो i j कैप है, तीनों ही 90 डिग्री पर होता, देखो तीनों के तीनों ही 90 डिग्री पे होता, ये इससे इससे इसे सब 90 डिग्री पे होता है। तो ये हो जाता अंडर रूट और ये भी हो जाता अंडर रूट, तो ये वाला अंडर रूट में हो जाता। देखिए ध्यान से समझना आप कैसे होगा, ये 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर हो जाता ये, प्लस 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 ये हो जाता 3 का स्क्वायर और ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। देखिए माइनस 5 एक्चुअली यहाँ पर आप ले सकते हैं, चाहे तो नहीं भी ले सकते, वो आप पे डिपेंड है, क्योंकि ये एक्चुअली जाएगा माइनस के कैप में जाएगा। एक्चुअली ये 5 ही है, प्लस 5 है, पर ये माइनस के कैप में जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, राइट। और b का अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से जो दोनों का रिजल्ट आएगा, मैंने रेंडमली लिया था, तो 2 2 जा 4 आ गया, प्लस 9 आ गया, 4 प्लस 9 प्लस 25 अंडर रूट में है ये, और ये अंडर रूट में क्या है 9 प्लस 4 प्लस 100 आ गया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप थोड़ा समझोगे तो आपको समझ में आएगा, क्लियर होगा। अच्छा कट गया ये, अच्छा अच्छा तो कट गया, चलिए तो कैमरा नीचे कर देता हूँ मैं, कट गया है तो चलिए अब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आप देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, ये 13 हो गया, 13 या 25 में ऐड करेंगे ये, तो ये 8 हो गया, और ये 3 अंडर रूट 38 हो गया। और ये आप देखेंगे 9 4 13 100, चूँकि ये रेंडमली मैंने लिया है ना ये, इसी वजह से जो मॉड ऑफ a है और जो मॉड ऑफ b है कुछ इस तरीके से आया है। देखिए 0 डिग्री दे रखा है, एंगल a और b के बीच का है। तो यहाँ पर अगर फाइनल यहाँ अगर मैं बनाऊँ आपके लिए, यहाँ पर अगर बनाऊँ कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो मॉड ऑफ वेक्टर a मॉड ऑफ वेक्टर b, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ देखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर a कितना हो गया अंडर रूट 38, ये कितना हो गया अंडर रूट 113 हो गया आपका, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, पहले ही हमने देख लिया था।
तो ये अंदर में मल्टीप्लाई आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई 113। इसको आप आगे सोल्व कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, राइट। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो यहाँ पर जब आपको वर्क में ये चीज़ें आएंगी तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आइए आगे हम बात करते हैं, आइए आगे हम समझते हैं, अपने कंसेप्ट को सीखते हैं और वापस अपने वर्क एनर्जी पर आते हैं। आइए वर्क के बारे में जानते हैं। वर्क क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो जब हम वर्क कहते हैं तो वर्क में दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो फोर्स लगना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, और फोर्स लगने के डायरेक्शन में ही, हेलो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए। यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी मालूम होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और जो फोर्स लग रहा है वो मालूम होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपको मालूम है, डैट मीन आपका वर्क हो रहा है अकॉर्डिंग टू साइंस। आप कहेंगे सर अगर मैं अपने सर पे कोई वजन लेकर खड़ा हूं, मैं अपने सर पे कोई वजन लेकर खड़ा हूं, तो क्या मैं वर्क कर रहा हूं? यदि 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 मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं, तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप वर्क नहीं कर रहे हैं। कहीं कैसी बातें कर रहे हैं सर, मजाक कर रहे हैं क्या आप? इतना भारी भरकम सामान ले रखा है सर पे और आप कह रहे हैं कि हमने काम ही नहीं किया। बिल्कुल काम नहीं किया भाई। हाँ, अगर आप दैनिक भाषा में बोलो तो मैं समझूंगा कि आप थकान होगा, आपको कम, मतलब कहीं ना कहीं आपको तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस बिल्कुल नहीं कहेगा। आप थोड़ा चलना शुरू कर दोगे तो आपका वर्किंग में काम आ जाएगा। आप इस बात को थोड़ा समझोगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि कैसे जो है हम जब किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं। और यहाँ भी कंडीशन आपको हम बताएंगे कि 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। 90 डिग्री होगा तो फिर से वर्क जीरो हो जाएगा। 90 डिग्री होगा, जो मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ाया था। वर्क एक्चुअली क्या है? वर्क है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एक डॉट प्रोडक्ट है, तो बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं, मेरी बात ध्यान समझना, अगर मेरा फोर्स लग रहा है नीचे, ग्रेविटी नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, समझो मेरी बात को, और मैं मूव कर रहा हूं आगे की ओर, तो फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, मूव कर रहा हूं आगे की ओर, बीच का 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो जो बीच का 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो यहाँ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा किसके, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, वो जीरो आ जाएगा, क्योंकि cos 90 जीरो होता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। आप जो है दीवार को गिराना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बल लगा रहे हैं, बल तो लगा रहे हैं, चलिए दीवार को मत हटाइए, किसी बक्से को हिलाना चाह रहे हैं, बक्से को हिलाना चाह रहे हैं, फोर्स तो लगा रहे हैं पर बक्सा मूव नहीं कर रहा है, बक्सा आगे बढ़ नहीं रहा है, और अब बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या साइंस की भाषा में, आपके फिजिक्स के लैंग्वेज में, क्या आपने वर्क किया? नहीं भाई, उस वस्तु पर कोई वर्क नहीं हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है? उस वस्तु ने कोई वर्क नहीं किया, उस वस्तु पर कोई वर्क नहीं हुआ है। अब बक्सा क्यों नहीं मूव हुआ, तो ये मैंने आपको लास्ट पार्ट फ्रिक्शन में बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो खुद को एडजस्ट कर लेता है, जितनी उसकी औकात होती है वहां तक रोक के रखता है। तो आइए थोड़ा सा इसको वर्क को समझते हैं, वर्क को लिखते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत आसान है, इसलिए आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ लिखते हैं वर्क। तो भैया वर्क होता क्या है? एक्चुअली अगर मैं वर्क की बात करूं तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क, इसको W से हम डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? कहता वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एवर अ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट लगता है एंड द बॉडी मूव्स थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि दो चीजें रिक्वायर्ड है। देखो रटना नहीं है, खुद भी समझ के आप लिख सकते हो, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है। यहाँ दो चीजें इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग यहाँ पे कि फोर्स एक्ट, फोर्स लगना चाहिए। पहली चीज क्या है कि द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। ये सबसे पहली चीज आती है कि भैया जब फोर्स लगेगा नहीं तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो यहां सबसे पहली चीज जो हम लिखेंगे, द फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। भाई इस पे ना फोर्स लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना फोर्स के काम नहीं होगा। और दूसरा डिस्प्लेसमेंट चाहिए। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जहां पर भी आप फोर्स लगा रहे हो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। वो मूव करना चाहिए, किधर मूव करना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है, ये सेकेंड थिंग, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मजा आएगा फिजिक्स पढ़ के, दिल खुश हो जाएगा, प्यार मोहब्बत कर बैठोगे फिजिक्स से, लेकिन थोड़ा सा कंसिस्टेंसी से करना है आपको, ठीक है? इतनी जल्दी भी ये फिजिक्स नहीं मानने वाला है, इसके पीछे भी आपको क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत ज़्यादा प्रपोज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन में लेना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा, इसका नेचर समझना पड़ेगा, क्या अच्छा है क्या बुरा, कहाँ, इस तमाम चीज़ समझनी पड़ेगी। उसके बाद बहुत बढ़िया बॉन्डिंग आपके साथ बन जाएगी। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स
उस फोर्स का करना है। समझ में आ रहा है मेरी बात? मूव्स, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव करना चाहिए भैया। किधर मूव करेगा ये? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। किधर मूव करेगा ये? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मूवमेंट उधर होनी चाहिए जिधर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स होगा। लेकिन अभी मैं कुछ ऐसे कंडीशन भी बताऊंगा कि फोर्स उस डायरेक्शन में नहीं लगेगा जिधर की ऑब्जेक्ट जाएगा, तो वहां पर फिर हमें लगाना पड़ेगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है। देखिए ये कंडीशन है लिखा हुआ, ये जो चीजें मैंने लिखी ये एक तरह से समझिए कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन, कंडीशन है वर्क होने के लिए। ये कंडीशन होगा तभी ये वर्क आपका होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं? मैं आपको बता रहा हूं लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलिए समझते हैं थोड़ा सा। अगर देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको नॉर्मली मैंने ऐसे फोर्स लगा दिया और ये वाला यहां से यहां आ गया, यहां पर फोर्स लग रहा है, तो भाई ये तो समझ में आ रहा है कि ये फोर्स लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं। एफ लिखिए, एक्सटर्नल लिखिए, कोई भी लिखो। और इसके सेंटर से उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है इसने एस ट्रेवल किया, तो यहां पर तो साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहां पर जो है, यहां पर जो वर्क होगा उसी डायरेक्शन में दिख रहा है अभी। लेकिन अगर मान के चलो कि ये वाला ऐसा ना होके मान लेते कि ऐसा होता, सपोज करो ये वाला कंडीशन थोड़ा ऐसा हो जाता, यानी कि यहां पर ये वाला लगता और यहां ये लगता। लेकिन यहां पर क्या दिक्कत होती, मैं बता रहा हूं दिक्कत क्या होती। यहां पे दिक्कत ये होती बंधु कि फोर्स जो है कुछ ऐसे लगता, एफ एफ। तो इस स्थिति में फिर आप हो जाते हो कंफ्यूज। आप कहोगे कि सर यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो तो समझ में आ रहा है, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लग रहा है और ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब दो बातें, पहली बात, अगर मैं फोर्स ऐसा लगा रहा हूं जो किसी एंगल पे, अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे आप देखें कुछ ना कुछ एंगल यहां बन रहा है, आप देखें कुछ ना कुछ यहां पर एंगल बन रहा है, यानी कुछ एंगल से अगर मैं यहां पर फोर्स लगा रहा हूं, फोर्स को आगे बढ़ा रहा हूं, डेट मीन व्हाट, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को फिर तिरछा जाना चाहिए, ऑब्जेक्ट को फिर ऐसे जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट वैसे क्यों जाएगा भाई? ये मैं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस ले रहा हूं। देखो ये मान के चलते हैं हम क्या ले रहे हैं, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्योंकि देखिए अगर मैं रफ लूंगा तो फ्रिक्शन एक्ट हो जाएगा और जब फ्रिक्शन होगा तो कहीं ना कहीं फिर नेट फोर्स के लिए फ्रिक्शन को माइनस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन भी आपको लिख के देगा और मैं भी यहाँ लिख दे रहा हूं स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है ये, यानी यहां पर फ्रिक्शन लेस इसको बोल सकते हैं, डेट इज फ्रिक्शन लेस है ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है। इन वर्ड को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फिजिक्स में, ये फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन का फोर्स 0 है यहाँ पे। तो यहाँ पर ऐसे स्थिति में फिर क्या होगा, तो ऐसे स्थिति में कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। देखिए क्या ब्रेक करेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। तो किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट, या आप जेड एक्सिस के अकाउंट भी निकालेंगे तो 3 कंपोनेंट आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो इसका कंपोनेंट अगर निकालूंगा, देखो एक कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट ये बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा कंपोनेंट बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल में जनरली एक्स एक्सिस हम लोग लेते हैं ना, तो यहां पर हम ले लेते हैं ये, चलिए एफ एक्स हो गया और ये मान के चलते हैं एफ वाई हो गया, ठीक है। यहां पर भी अगर आप इसको सेम फोर्स तो वही है, तो यहां पर क्या हो गया, एफ एक्स हो गया और यहां पर क्या हो गया, एफ वाई हो गया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे पूछता हूं जी बताइए किस कंपोनेंट की वजह से, अगर ऑब्जेक्ट ये ऐसे जा रहा है तो यहां पर कौन सा कंपोनेंट फोर्स का जिम्मेदार है इसको ले जाने के लिए? तो सीधे सी जवाब है एफ एक्स की वजह से ये वस्तु इधर की ओर जा रही है। अगर ये वस्तु ऊपर की ओर जाती और फोर्स ऐसे ही लगता, इसका मतलब एफ वाई कंपोनेंट जिम्मेदार होता है इसको ऊपर या नीचे करने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि यहां पर ये थीटा एंगल बनता है, यहां भी ये थीटा एंगल बन रहा है। बोलो एंगल बन रहा है थीटा की नहीं बन रहा है? और जिसके पास एंगल थीटा बनता है वो चला जाता है कॉस थीटा में। कहां चला जाता है वो, कॉस थीटा में। यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। क्या हो जाएगी, एफ कॉस थीटा। इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा। और जो एफ बाई है आपका, उसकी वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो वो चला जाएगा साइन थीटा में। आपको ट्रिक बता रहा हूं, बहुत डिटेल नहीं जा रहा हूं, टाइम खराब हो जाएगा। ये देखिए जिस लाइन पे थीटा बनेगा, जिस लाइन पे थीटा बनेगा उस लाइन के कंपोनेंट को cos थीटा में ले लेंगे। अगर थीटा इस लाइन पे बनता तो ये हो जाता cos थीटा, ये हो जाता sin थीटा। यानी एफ वाई की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा एफ sin थीटा। ये क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा एफ साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ एफ साइन थीटा की तो बात ही हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बेचारा इसके लिए जिम्मेदार है ही नहीं, वो तो अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्चुअल फोर्स आपका लग रहा है, जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो एफ कॉस थीटा है। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मान लो ऑब्जेक्ट ने एस डिस्टेंस तय किया है, तो यहाँ पर अगर अकॉर्डिंग टू वर्क आप निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, फोर्स को और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये था ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द वर्क। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, तो इसी को आप बोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो है ले देखिए वही डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी आ जाती है। ये तो एक केस था जहां पर फोर्स ऐसे लग रहा है, अगर मान लो फोर्स में इधर लगा देता, फोर्स में और तिरछा लगा देता, फोर्स में और इधर कर देता, तो सारे कंडीशन के लिए एक जनरल कैटेगराइज हम लोग कर देते हैं और वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं। बच्चों क्या अप्लाई करते हैं, जल्दी से बोलो, क्या अप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो क्या डब्लू को ऐसा लिखा जा सकता है कि ये एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, समझ में आ रहा है, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट है। बोलो डॉट प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्योंकि जब इसको आप ब्रेक करेंगे तो कैसा ब्रेक होगा, ये ऐसा ही ब्रेक होगा, मॉड ऑफ एफ मॉड ऑफ एस कॉस थीटा, और जब आगे इसको ब्रेक करेंगे तो सिंपली ये एफ आ जाएगा, ये एस आ जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो ये चीजें क्लियर हुई, ये चीजें समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है बच्चों, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों स्केलर क्वांटिटी होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी क्यों हो जाता है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को। देखो कॉस थीटा है, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू ही देगा आपको, डायरेक्शन से मतलब है नहीं। अच्छा एफ आप जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, एस ले रहे हैं मैग्नीट्यूड में, मतलब आपने फिल्टर कर दिया, यहाँ डायरेक्शन फोर्स का हटा दिया, एस का भी डायरेक्शन की बात हम नहीं कर रहे हैं, तो एंगल में तो डायरेक्शन होता नहीं है, इसीलिए ये जो वर्क है ना ये चला जाता स्केलर क्वांटिटी में। आपसे पूछेगा कि वर्क कैसी क्वांटिटी है, तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। बेशक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट बिकॉज वी आर डूइंग डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट करने की वजह से यहां पर जो रिजल्ट आ रहा है वहां डायरेक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है। सो जनरली एक मैग्नीट्यूड वाला हिस्सा बच जाता है। सो हियर वर्क जो हम बोलते हैं कि भाई ये जो वर्क है ये स्केलर क्वांटिटी है, राइट। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर आपसे इसकी यूनिट की बात करेगा तो वर्क की अगर यूनिट की आप बात करोगे तो फोर्स किस में होता है, तो आप देखोगे यहाँ पे कि जो फोर्स होता है वो होता है न्यूटन में, बोलो होता है न्यूटन में, और एस किस में होता है, मीटर में होता है। यानी ये हो गया न्यूटन में और ये हो गया मीटर में। इसका मतलब ये हो गया कि ये होता है जूल में, वर्क होता है जूल में। तो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे कि एक जूल जो है वो एक न्यूटन और इंटू एक मीटर के बराबर होता है। कब, जब उसी डायरेक्शन में हो, तो जब cos थीटा 0 हो जाएगा। सो कहेगा डिफाइन 1 जूल, एक जूल को आप डिफाइन करो। तो सिंपली बोलना है आपको कि when a force is applied 1 Newton on an object on body, किसी पर भी, and the object moves 1 meter या displacement of object is 1 meter in the direction of applied force, then that in this condition the work is done is called 1 joule। ये खुद से अपने मन से लिखना, हिंदी में बता दूं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी बॉडी पे 1 न्यूटन के बल लगने की वजह से अगर वो 1 मीटर आगे डिस्प्लेस होता है उस बल की दिशा में, तो हम कहते हैं किया गया जो वर्क है वो 1 जूल है। तो जैसे भी आपको करना है अपने मन से करना है, चाहो तो कॉपी पेन है तो खुद से लिख लो, इसमें खुद से लाइन बना लो, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, जो भी करना है कर लो, बट रटना कभी नहीं, इसको समझते हुए करना। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो मैंने एफ कॉस थीटा लिया था और ये एस लिया था, एक्चुअली ये एफ कॉस थीटा है क्या, तो एफ कॉस थीटा अगर आप देखेंगे तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, एफ एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और एफ वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ द फोर्स पर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में नहीं आता है। इस बात को थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इस बात को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इसको और कर सकते हैं। तो एफ
कॉस थीटा को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इसको हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इस वाले हिस्से को क्या बोल सकते हैं। ये देखिए ये तो ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है बच्चों, ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एफ कॉस थीटा क्या, अगर एफ होता तो उसको फोर्स कहते हैं, लेकिन एफ कॉस थीटा क्या होता है, तो कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एफ कॉस थीटा। चलिए अब आपसे सवाल पूछता हूं यहां पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा, जीरो भी होगा। सो दैट मीन वर्क भी पॉजिटिव होने वाला है, वर्क भी नेगेटिव होने वाला है, वर्क भी जीरो होने वाला है। तो किस कंडीशन में, किन किन कंडीशंस में हम बोलेंगे कि वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या जो भी वट एवर जो भी चीजें है उसको थोड़ा समझते हैं हम लोग, ट्राई टू अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर मैं बच्चों यहां पर लिखूं वर्क, यहां पर मैं लिखता हूं वर्क, समझना ध्यान से, यहां मैं लिखता हूं वर्क, इसको तीन कैटेगराइज में हम लोग बांट देते हैं। कितने कैटेगराइज में बांट देते हैं, तीन कैटेगराइज में, यहां पर आपके सामने यहां पर लिख के बांट देता हूं, यहां पे, ठीक है, यहां और यहां, ऐसे करके तीन हिस्सों में मैंने बांटा। और यहां पर हम तीनों की हम जिक्र करेंगे कि कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा। बड़ा मजा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है पढ़ने में तो कहीं ना कहीं आपने मेरे पिछले वीडियोज को नहीं देखा है, कुछ कमी है, कमी मतलब जान पहचान कमी है। फिजिक्स जब समझ में नहीं आता है इसका मतलब है कि आपकी जान पहचान बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी शादी पार्टी फंक्शन में जाते हैं और वहां पर आपका बिल्कुल अजनबी है यहाँ, तो आपको मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप अपने रिश्तेदार के शादी में जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। तो वैसे ही फिजिक्स होता है, जहां पर भी आपको थोड़ा सा मन लगाने के लिए जान पहचान करनी पड़ेगी। जैसे कि आप डॉट प्रोडक्ट सिखा दिया, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखा दिया, थोड़ी ये जानकारी सिखा दिया, स्केलर होता है, ये होता है, वो होता है, तो थोड़ी बहुत जानकारी आपकी रहेगी तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। जानकारी नहीं रहेगी, इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा, बिल्कुल भद्दा लगेगा पढ़ने में। हम बात करते हैं कब पॉजिटिव होगा ये, कब ये पॉजिटिव होगा। हम बात करते हैं कब ये निगेटिव होगा, किस कंडीशन में ये निगेटिव होगा। और हम बात करते हैं किस कंडीशन में जीरो वर्क होगा, वर्क हमारा जीरो कब होगा। तो ये तीन कंडीशन की हम बात करेंगे कि जो वर्क है आपका वो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब जीरो होता है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की, तो देखिए वर्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल, ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये कभी प्लस ही रहेगा, माइनस कभी देगा नहीं। अगर माइनस प्लस होना होगा इस थीटा की वजह से होगा। तो अगर ये चेक करना पड़ेगा कि थीटा के किस वैल्यू पर कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा तो वो वर्क पॉजिटिव दे देगा, थीटा के किन वैल्यूज पे नेगेटिव वैल्यू देगा तो वो वर्क नेगेटिव हो जाएगा, और थीटा के किस वैल्यू पर जो है वो जीरो आएगा तो वर्क वहां पर जीरो हो जाएगा। तो वी टॉक अबाउट द पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यू थीटा कैसे होता है, जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है बच्चों, जब आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है तो ऐसे कंडीशन में जो आपका कॉस थीटा है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और कॉस थीटा पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पर क्या होने वाला है, वर्क पॉजिटिव होने वाला है, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं कि यहां जो कॉस थीटा है वो पॉजिटिव आने वाला है। नेगेटिव कब होता है, जब थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं जब थीटा 90 से बड़ा हो जाए, थीटा 90 से बड़ा हो जाए भैया, तो यहां पर जो कॉस थीटा होगा वो लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव में चला जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है आपको? अगर आप मैथ का स्टूडेंट नहीं हैं फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये आप दिमाग में सेट कर लो। जब थीटा 90 से ऊपर आ जाए, 95, 100, 120, 140 ऐसे कुछ वैल्यूज कुछ भी आ जाए, 100 ऊपर आ जाए आपका, तो वहां पर ये जीरो, यहां पर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव में चला जाता है। कब किस कंडीशन में हम बोलेंगे कि वर्क जीरो हो रहा है, तो देखिए ये आपका यहां पर हुआ कब, जब थीटा 0 डिग्री के बराबर होता है बंधु, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहां पर जो है
वो cos थीटा 0 होने वाला है। क्योंकि जब हम ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है तो आप बड़े आराम से ये क्लियर कर पाते हैं कि कहाँ पर वर्क 0 होगा, कहाँ पर वर्क निगेटिव होगा और कहाँ पर जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। चलिए अगर हम पॉजिटिविटी की अगर बात करते हैं तो देखिए किस कंडीशन में, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट, मान लो ऐसे रेंडमली कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ यार, कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये ले लेता हूँ और यहाँ पर जो है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर देखिए फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, समझना मेरी बात को, फोर्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर है, एस इधर की ओर है। अब इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है यहाँ बीच का एंगल, तो यहाँ पर वर्क क्या आने वाला है, ग्रेटर देन 0 आने वाला है। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव आने वाला है। समझ में आ रहा है मेरी बात। लेकिन अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ऐसा ले लूँ, ऐसा ले लूँ, कुछ भी ले लूँ यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो ऐसा ले लेता हूँ, कुछ भी ले लेता हूँ मैं। अगर मान लो इधर की ओर फोर्स लग रहा है, मेरी बात ध्यान समझना, फोर्स इधर की ओर लग रहा है, ऑब्जेक्ट इधर की ओर जा रहा है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं, वो हमारी तरफ ही आता है, पर फोर्स उसका अपोजिट हम लगाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर थीटा, यहाँ पर लग रहा है थीटा, तो यहाँ पर इसका अगर आप तोड़ेंगे तो ये निकलेगा क्या, एफ कॉस थीटा। ये क्या निकलेगा, इधर निकलेगा एफ कॉस थीटा, इधर की डिस्प्लेसमेंट निकलेगा, यहाँ पे ऐसे निकलेगा ना, एफ कॉस थीटा निकलेगा। यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर क्या आने वाला है, चूंकि आप देखेंगे थीटा ये पूरा आ रहा है, देख रहे हैं 90, अगर यहाँ तक होता, देखिए यहाँ तक होता तो 90 होता, इसके नीचे 90 से कम होता, लेकिन ये इधर आ गया ना, तो इधर आने का मतलब है यहाँ से यहाँ 90 से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ जो वर्क है वो क्या आने वाला है, यहाँ जो वर्क है वो निगेटिव आने वाला। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ पर वर्क क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। यहाँ वर्क क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। यहाँ वर्क क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। अच्छा, कहाँ पर, जहाँ पर भी बच्चों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो अगर 90 डिग्री आ जाए तो आप ये अंडरस्टैंड करना, आप ये समझना यहाँ पे कि वहाँ पर क्या होने वाला है, वर्क 0 होने वाला है। कैसे वर्क 0 हो जाएगा, देखिएगा मेरी बात ध्यान समझना, वर्क 0 कैसे हो जाएगा। जैसे मान के चलते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने पेंडुलम देखा होगा पेंडुलम। तो पेंडुलम में क्या होता है, ऐसे करके ऐसे यहाँ पर मान लो इसको यहाँ पर होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन अगर ये यहाँ पर आ जाए, मेरी बात ध्यान समझना, अगर ये यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आने का मतलब क्या हुआ, आ तो रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट तो इधर है, लेकिन इसका टेंशन का फोर्स इधर लग रहा है, तो बीच का 90 डिग्री बन रहा है ना, ये तो 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, यहाँ पर वर्क हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ वर्क 0 हो जाएगा। या सर्कुलर मोशन की बात करते थे, धरती चारों तरफ घूम रही है सूर्य के, या चंद्रमा घूम रही है धरती के चारों ओर, तो यहाँ पर देखिए मूवमेंट की यदि हम बात करते हैं, ये आपका सेंटर हो गया। यदि आप मूवमेंट की बात करते हैं, मान लो यहाँ पर इस ऑर्बिट पर ये अर्थ है, मान लो ये अर्थ है, ऐसे बना दो ये अर्थ है, तो अर्थ किधर की ओर घूम रहा है, इधर की ओर। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है जी, इधर की ओर एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन फोर्स तो सेंटर की ओर लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है आपको, फोर्स तो सेंटर की ओर लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो फोर्स इधर की ओर लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पर भी जो वर्क होगा वो 0 होगा। तो आपको ये थोड़ा समझना होगा कि किस कंडीशन में वर्क 0 होता है, किस कंडीशन में वर्क निगेटिव होता है, और कहाँ कहाँ चीज़ें जाता है। तो इसके बिहाफ पे कुछ सवाल जो है आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, वो थोड़ा सा हम कर लेते हैं, आगे बढ़ लेते हैं, और उसके बाद आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, समझने में, हर चीज़ से क्लियर हो जाएगा आपको। उससे पहले मैं अपना एक सवाल आपको देना चाहता हूँ, ठीक है, एक सवाल मैं आपको देखना चाहता हूँ। तो आइए सारे सवालों को मैं बोर्ड पे लिख देते हैं, और 2-3 सवाल जो भी होंगे फिर इकट्ठा कर लेंगे, और आपको भी मौका देंगे बनाने का। तो आप कॉपी पेन लेकर जरा फटाफट तैयार हो जाओ, यदि कॉपी पेन लेकर नहीं बैठे हो तो। और ये बिल्कुल गंदी बात होती है अगर आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठते हो तो, इसका मतलब है कि आप बड़े लापरवाह हो अपने स्टडी को लेकर। फिर आप समझते ही नहीं हो कि यूट्यूब पर है, फ्री फोकट में आ रहा, चलो यार पढ़ लिया तो भी ठीक, नहीं पढ़ा तो भी ठीक, तो ये बड़ी लापरवाही वाली बात हो जाती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये कहते हैं ना, थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए कि नहीं यार, एक ट्यूशन की तरह ही पढ़ना है। जैसे कि ट्यूशन में अगर मैं वर्चुअली पढ़ाता तो ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। टेक्निकल एरर आ जाने की वजह से अभी जो ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए उसकी वॉइस नहीं आई। तो देखा होगा आपने सवाल जो सॉल्यूशन 3 वो किया हुआ है, तो ठीक है, इसको फिर से हम फटाफट एक बार कर लेते हैं, कोई बात नहीं, टेक्निकल एरर कभी कभी आ जाता है। आइए, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आइए बात करते हैं सबसे पहले सवाल नंबर 3 की, सवाल नंबर 3 की बात करते हैं।
तो सवाल नंबर 3 से पहले देखिए, सवाल नंबर 2 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाओगे, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन है जो मैं आपको बताऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 1 पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो लिखा है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर देता हूँ आपका नंबर 1 वाला सॉल्यूशन, इसका सोल्व कर देते हैं यहाँ पर फटाफट थोड़ा सा। तो ये देखिए, जो पहला नंबर लिखा है रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको आई कैप, जे कैप और के कैप में ब्रेक कर देना है। यानी अगर एफ की बात करें तो एफ कैसा ब्रेक करेगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। देखिए ये वाला सवाल मैंने अपनी तरफ से दिया है, ठीक है, ये आपके टेक्स्ट बुक का नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक जनरल टाइप का मैंने पूछा है ऐसे करके। और अगर आप एस का ब्रेक करेंगे, एस को यहां पर ब्रेक करेंगे तो कैसा हो जाएगा, एस एक्स आई कैप प्लस एस बाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो बहुत इजी है यहाँ पे। जैसे कि मैंने यहाँ कर दिया एफ डॉट एस, यही तो होता है हमारा वर्क, डब्ल्यू क्या होता है, यही होता है ना डब्ल्यू, वर्क डन तो यही होता है। तो यहाँ पर जब आप निकालेंगे इसको, मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ लिख देंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ बाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, डॉट लगा देंगे, डॉट लगा के लिख देंगे एस एक्स आई कैप एस बाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। तो ये वाला जो लिखा है ये डॉट में दोनों लिखा हुआ है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, बहुत सिंपल, मैंने बोला आई का और आई कैप का केवल करना है, जे का जे के साथ करना है, के का के साथ करना है। तो आई और आई करने पर 1 हो जाता है, लेकिन ये तो 1 नहीं होगा ना, एफ एस और एक्स एक्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू आ जाएगा आपका एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ बाई एस बाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो ये जो फॉर्मेट आपका आया है ये आया है इस तरह का। चलिए, तो ये चीजें भी आपको समझ में आ गई, आपने देख लिया। आइए, सवाल नंबर 3 और 2 एक ही जैसे हैं, केवल डिजिट चेंज है। सवाल नंबर 3 पे आते हैं। कहता है फोर्स एफ दे रखा है 5 आई कैप 3 जे कैप एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल टू गिव अ डिस्प्लेसमेंट डी दे रहा है, डी वेक्टर 3 आई कैप 4 जे कैप मीटर में दे रखा है, ये न्यूटन में होगा, ये वाला होगा न्यूटन में, राइट। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो अभी ये जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वो बोल्ड लेटर में एफ और डी दिया होगा, यानी जो वेक्टर से बोल्ड लेटर में दिया गया है वो एरो देकर नहीं दिया गया। तो आपको अंडरस्टैंड करना है कि वो वेक्टर का ही सिंबल तौर पे दिया गया है। तो कहता है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये आपको दिया है, इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये जो फोर्स दिया है इसका मैग्नीट्यूड बताना है। एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, कितना वर्क किया जाएगा। बहुत ईजी है। देखिए, ये पहले से सोल्व किया था, मैंने बोला टेक्निकल एरर आने की वजह से मैं अगेन इस पार्ट को बना रहा हूँ, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ सोल्व किया तो मैंने मिटाया नहीं था। तो ए पार्ट में क्या है, डी क्या है, 3 आई कैप 4 जे कैप, ठीक, मीटर में है। जब किसी भी आई कैप जे कैप के कैप वाले को आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड में क्या करोगे, बहुत इजी कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जो मैंने इससे पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया था शुरुआत में, स्टार्टिंग वीडियो में, कि यहाँ पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25 5 मीटर आ गया। सेम अगर एफ का निकालना है, 5 आई कैप 3 जे कैप न्यूटन में है तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 9 34 5.83 आ गया। अब डब्ल्यू निकालना है तो एफ डॉट एस कर देंगे, तो 5 आई कैप, फिर आप देखोगे 3 जे कैप डॉट 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो कितना हो जाएगा, आई के साथ 5 × 15 हो जाएगा और 3 × 4 = 12, यानी कि 27 न्यूटन आ गया यहाँ पे। तो सेम जो मैंने आपको बोला, ये सवाल नंबर 2 जो है यहाँ भी देखेंगे तो फोर्स दे रखा है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप न्यूटन में, प्रोड्यूसर्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ डी दे रखा है 3 आई कैप 4 जे कैप मीटर में दे रखा है। सो एक कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बताना है आपको, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको बताना है, सेम कॉपी एकदम से, एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स। सो मैं आपको 3 तक गिनती करूंगा और आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद आपको इस सवाल को सॉल्व करना है। रेडी, 1 2 एंड 3 पॉज। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं आपने इसको पॉज किया होगा और पॉज करके इसको बनाया होगा। आइए हम मिलके इसे सोल्व करते हैं, आइए हम मिलके इसको बनाते हैं। तो इधर वाले हिस्से को क्या करते हैं, मैं मिटा देता हूं, जो नंबर 1 वाला है इसको मिटा देता हूं, और मिटाने के बाद हम अपने सवाल नंबर 2 को सोल्व करते हैं। ठीक है, आपके सामने सोल्व करते हैं। बहुत ईजी कंसेप्ट है, बहुत ईजी सवाल है, आपके सामने ऐसे सवाल आएंगे और आप सोल्व करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, जैसा कि एफ लिखा है, हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो पहले डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। डी दे रखा है आपको, कितना दे रखा है,
3i कैप 4j कैप, तो ये दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप दे रखा है, राइट। अब इसका ये दे रखा है, मीटर में दे रखा है। सो वी हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर क्वांटिटी। तो मॉड ऑफ डी निकालेंगे, मॉड ऑफ डी निकालेंगे तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सेम 9 प्लस 16 25, तो ये आ गया 5 मीटर। सेम जैसे कि इधर पार्ट किया वैसे इधर पार्ट करेंगे। तो ये तो ए पार्ट हो गया। आइए बी पार्ट पे हम बात करते हैं। तो ये भी टॉक अबाउट द बी पार्ट, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो फोर्स कितना दे रखा है यहाँ पे, फोर्स देखिए, फोर्स 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 कहाँ गया, अच्छा उल्टा मैंने ले लिया जी, गलती कर दिया मैंने। यहाँ डी था 3i कैप 4j कैप, अच्छा यहाँ भी यही है। चलिए दोनों में सेम दे रखा है, अच्छा दोनों में सेम दे रखा है, फोर्स डिफरेंट। चलिए ठीक है, फोर्स कितना दे रखा है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, कोई गड़बड़ नहीं है। F इज इक्वल टू है 2i कैप प्लस 3j कैप, ये F दे रखा है ना, न्यूटन में दे रखा है। तो अगर मॉड ऑफ F हम निकालेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 4 प्लस 9 यानी कि रूट 13, ये न्यूटन में 5.83 आएगा। जब इसको आप इसका स्क्वायर रूट इसका जब करेंगे, इसका निकालेंगे आप, तो 5.83 न्यूटन आ जाएगा यहाँ पे। चलिए सी पार्ट कहता है यहाँ पे हाउ मच वर्क इज डन बाय द फोर्स, कितना वर्क किया गया है इसके द्वारा। तो अगर आप हाउ मच वर्क की बात करेंगे तो सिंपली W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F डॉट S हो जाएगा। डेट मीन F कितना दे रखा है, तो यहाँ F है 2i कैप 3j कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट S कितना दे रखा है, कहाँ गया, ये देखो यहाँ पकड़ा गया 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक। तो अभी आप देखोगे न्यूटन मीटर जूल में ही आने वाला है, ये सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपको, सिंपली गुना कर देना है, आंसर आपके सामने होगा। देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, चूंकि आई और आई तो 1 हो जाता, आई कैप और सेम 3 चौके 12 यानी आ गया 18 जूल आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा, 18 जूल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ न्यूटन यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ भी जूल होगा, ये थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना, जूल होगा, चूंकि वर्क तो जूल में होता है, न्यूटन में तो होता नहीं है। तो बच्चों यहाँ तक हमने इस पार्ट में सीखा, बहुत सारी जानकारी लिया और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ाने में, और उम्मीद करता हूँ आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो अभी क्या करना है आपको, अभी कौन सा महीना चल रहा है जी, जुलाई का महीना चल रहा है, तो अगस्त का महीना आएगा, अगस्त के बाद फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर में पेपर है आपका। सो यू हैव, ये महीना अगर हटा दिया जाए तो 2 महीने केवल आपके पास बचेंगे, और यही 2 महीने हैं जो आपको बड़ी मजबूती से मेहनत करके आगे बढ़ना है। और मैथमेटिक्स का भी डिमांड आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए, मैं मैथमेटिक्स में भी आऊँगा। अभी आपके लिए कुछ और चीज़ें, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा, मुझे फॉलो करते हैं, और 2017 से लेकर 2020 तक का है कि सर इसको थोड़ा सा सॉल्व करवा दें। तो अभी थोड़ा सा मुझे आप टाइम दें, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, थोड़ा फिजिक्स पे काम कर रहे हैं, केमिस्ट्री पर भी अभी थोड़ा स्लो काम चल रहा है, उसको भी अभी टाइट करना है, मतलब केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट को कोशिश करेंगे केमिस्ट्री इस महीने तक पूरा कर दे जो समय बचा हुआ है। तो इस तरीके से अभी क्रांति बैच में हम ये दूसरे चैप्टर पर फिजिक्स पर हैं। तो ऐसे ही जो है हम आपके लिए अप टू डेट रहेंगे, सारी चीज़ें करते रहेंगे, बस आप मेहनत करते रहें, रिवीजन करते रहें, काम करते रहें, आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर आप चाहेंगे कि 1 हफ्ते का खाना 1 दिन में खा लें, डेट इम्पॉसिबल। तो आपको क्या करना है, जो समय रोज जाना आपको मिलता है, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा केमिस्ट्री और आधा घंटा मैथमेटिक्स। अभी फ़ोन भी आते हैं बच्चों के कैसे पढ़ना चाहिए, तो हमने बताया कि आप रिवीजन के में थोड़ा समय दो, आधा घंटा रिवीजन देना प्रीवियस का, प्लस प्रैक्टिस करनी है जो आप पढ़ रहे हो, और बिंदास आपका रिजल्ट डन है, मैं दावे के साथ कहता हूँ। और आप हमारे वीडियो रेगुलर देख रहे हैं तो मैं और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जब एग्ज़ाम के दिन जाएंगे तो उस दिन सबसे खुश मिजाज से आप वहाँ पर एग्ज़ाम देंगे। तो चलिए ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए, और हम मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम सीखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।